नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। जेबीसीसीआई 11वीं की बैठक होनी है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कोयला कामगारों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। कामगार यह जानने के लिए व्याकुल हैं कि उन्हें क्या मिलेगा जेबीसीसीआई में। इस बार के जो 4 ट्रेड यूनियन हैं, एटक, बीएमएस, एचएमएस, C2, इनके प्रतिनिधि मजदूरों के लिए क्या लेकर आएंगे, इसी प्रत्याशा में लोग जमे हुए हैं। लोगों की उम्मीद इस बार है कि पिछले बार से ज़्यादा हम लोगों को कुछ न कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जो परिस्थिति बनी है, कोयला मंत्रालय के अनुमति के बाद कोल इंडिया लिमिटेड ने जो जेबीसीसीआई के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है, उसमें इंटक को नहीं रखा गया है। हालांकि अधिसूचना में कारण नहीं बताया गया है कि इंटक को क्यों नहीं रखा गया, सिर्फ 4 यूनियन प्रतिनिधियों को उसमें शामिल कर दिया गया है। लेकिन इस बार इंटक आक्रामक मूड में है। वह भी किसी भी सूरत में जेबीसीसीआई में बैठने की तैयारी कर रहा है। वैसे तो अभी इसके वरीय नेताओं का कहना है, इंटक के वरीय नेताओं का कहना है कि हम अभी इंतजार कर रहे हैं भाजपा की सरकार, कोल इंडिया यह समझे कि इंटक कोई छोटी मोटी संगठन नहीं है, छोटा मोटा संगठन नहीं है। इसके साथ कोल इंडिया में अकेले 50,000 से ज़्यादा कामगार इनके सदस्य हैं, जबकि पिछले बैठक में भी नहीं बैठने दिया गया था। बावजूद इसके हम दूसरे पोजीशन में हैं। जब हम दूसरे पोजीशन में हैं तो किसी भी सूरत में हम मजदूरों के हक को उपेक्षित नहीं होने देंगे, भले ही इसके लिए हमें अदालत का भी सहारा क्यों न लेना पड़े। इंटक अगर अदालत पहुंचा तो निश्चित तौर पर अदालत प्रावधान के मुताबिक कुछ न कुछ निर्णय लेगा, कुछ न कुछ निर्देश कोयला मंत्रालय को देगा। अगर कोयला मंत्रालय को या कोल इंडिया को निर्देश दिया कि बगैर इंटक के आप जेबीसीसीआई की बैठक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जेबीसीसीआई की बैठक में विलंब होगा और इसका नुकसान मजदूरों को भी झेलना पड़ेगा। हालांकि इंटक के नेता यह कहते हैं कि हम लोग मजदूरों का बुरा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को वही हक और अधिकार मिले जो पहले मिला करता था। हम लोग आज कोई कमजोर संगठन नहीं है। इंटक नेता बोलते हैं कि 50,000 से ज़्यादा मजदूर हमारे कोयला सेक्टर में सदस्य हैं, 25,000 सिंगरैनी में हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा सदस्य हमारा टाटा में है। ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार को यह सोचना होगा कि किस तरह से हम इंटक को जेबीसीसीआई में बैठने का व्यवस्था कराएं, और नहीं तो अगर अदालत चले गए तो अदालत सरकार नहीं है। अदालत अपने प्रावधान के मुताबिक वह काम करेगा, तो ऐसी स्थिति में काफी नुकसान हो सकता है। इंटक को इस बात से भी काफी नाराजगी है कि 10वें वेतन समझौते के पूर्व में जो निर्णय लिए गए हैं, उस निर्णय को चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेता लागू नहीं करा पाए हैं। मेडिकल अनफिट का मामला पिछले 4 सालों से अटका पड़ा है, जिसमें कई कामगार रिटायर हो गए तो कई मर भी गए। इसके अलावा अन्य कई योजनाएं 940 यह भी बंद है, यह तो इसको तो समाप्ति कर दिया गया है। लेकिन चारों यूनियन, सेंट्रल यूनियन जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े संगठन के
नेतृत्व करता है, उन लोगों ने इसको लागू नहीं करा पाया। ऐसी स्थिति में इंटक का हावी होना या इंटक को अदालत में जाना कोई गलत नहीं होगा, और अगर इंटक अदालत में गया तो नुकसान मजदूरों के साथ साथ अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। इंटक ने यह भी कहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड जो बनाया गया उसमें इंटक के प्रतिनिधियों को नहीं पूछा गया। जब आंदोलन की बात आती है, जब भारत बंदी की बात आती है, तो उसमें इंटक को लोग याद करते हैं, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड बनाने में उन लोगों ने याद नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीसीएल में बहुत बड़े बड़े महानुभाव जेबीसीसीआई के मेंबरान रहते हैं, और उनके रहते हुए भी एक जांच एजेंसी प्रोजेक्ट ट्रांसफर का निर्देश देता है, और यह पॉलिसी मैटर है, और इस पॉलिसी मैटर में जांच एजेंसी अगर इंटरफेयर करता है तो यह ट्रेड यूनियन के लिए शर्म की बात है। तो आइए हम सुनते हैं बेरमो विधायक एवं इंटक के महासचिव कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप से क्या बातें हुई। सब जगह सुना आपके नरसिम्हा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। केस करूंगा मैं खुद बता दूंगा। केस अभी नहीं हुआ है? नहीं, चांस है होने का? अब आखिरी में न्यायालय ही आदमी जाता है ना। हाँ, तो इसलिए तो पूछ रहे हैं। आखिर मान लीजिए कि इधर नहीं अगर रास्ता बन रहा है तो हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी भी हम लोग नहीं चाहते हैं न्यायालय जाए। अच्छा, क्योंकि न्यायालय जाने से 11वां वेतन समझौता भी विलम्ब हो सकता है। इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि अभी भी भाजपा सरकार इस बात को समझे कि हम 50,000 मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन है, बस कोल इंडिया में जी, सिंगरेनी में 25,000 जी, है ना, और टाटा में 1 लाख, 1.5 लाख है ना जी। तो इससे सब का जिंदगी खराब होगा ना। तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि अभी भी समझ ले कि भैया हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो आखिरी में तो रास्ता हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो अदालत में जाने से क्या मतलब, वो जेबीसीसीआई का वो रुक जाएगा, स्टे कर देगा बैठक की, वो चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? भैया वो तो अदालत सरकार नहीं है ना, तो नियम जो है वही अदालत करेगा। अब अदालत से बड़ा तो कोई है नहीं। गाइडलाइन अदालत क्या देती है कोल इंडिया को जी, तो कोल इंडिया और अदालत के बीच का मामला है। नहीं तो अब लेट हो जाएगा ना, 20 तारीख के पहले वो लोग बैठक कर लेगा, तो ऐसी स्थिति में तो फिर लेट होने से कोई फायदा तो होगा नहीं। अभी तक तो बैठक का डेट आया नहीं है भैया। नहीं, संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरा, पिछले बार मजदूरों का हित में ही जेबीसीसीआई नहीं हो रहा था जी, तो मजदूरों के हित में ही राजेंद्र बाबू और संजीवा रेड्डी जी ने बोला कि हमारे बिना जेबीसीसीआई करिए। जी, उसके बाद भी नहीं समझा। कोल इंडिया तो नहीं समझा, लेकिन ये जो 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जी, जो इंटक को दबाने का भरपूर कोशिश किया, और 7 साल के बाद भी जब हम लोग कहीं नहीं बैठ रहे तब भी हमारा मेंबरशिप सेकंड है जी। इन्होंने एक बार सोचा भी नहीं कि चार्टर ऑफ डिमांड बनाने से पहले कम से कम हम लोग से वार्ता कर ले। जब इनको स्ट्राइक करना होगा ये हमारा मदद देंगे, जब बंदी करना होगा पूरा भारत तब हमारा मदद देंगे। रेड्डी साहब को अपना नेता मानेंगे। और आज इंटक के बिना चार्टर ऑफ डिमांड इन्होंने बना के भेज दिया। अच्छा, उसमें भी तो लगता है कि बहुत सारा ऐसा पटांग मांग है। अब जैसे काम करेंगे 26 दिन और 31 दिन का हमको पेमेंट चाहिए, मतलब छुट्टी दिन का भी हमको पेमेंट चाहिए। भैया जो राजेंद्र बाबू द्वारा और रेड्डी साहब द्वारा जो पुराने एनसीडब्ल्यू में बैठ के जो फैसला हुआ जी, उन लोग को तो ये लागू नहीं करा पा रहे।
मेडिकल अनफिट पिछले 4 साल से बंद है जी। कितने लोग मर गए, रिटायर कर गए, जिनको मेडिकल अनफिट मिलना चाहिए था जी। आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो मिला नहीं। 940 खत्म ही हो गया जी। तो जो एग्रीमेंट हो चुका है उसको तो ये ठीक ढंग से लागू नहीं करा पा रहे। सीसीएल में इतने बड़े बड़े नेता बैठते हैं और यहाँ पे सीवीओ प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर दे रहा है नॉन सेंसिटिव टू सेंसिटिव, सेंसिटिव टू नॉन सेंसिटिव में। राष्ट्रीयकरण होने के अभी तक सेंसिटिव टू नॉन सेंसिटिव बस टेबल ट्रांसफर होता था जी। और वो भी डिसीजन मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में पॉलिसी का था। एक जांच एजेंसी आके पॉलिसी डिसाइड कर रहा है और हमारे नेता चुपचाप बैठे हुए हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इससे बदकिस्मती और क्या हो सकती है कोल इंडस्ट्री के लिए? हाँ, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि भैया मेडिकल अनफिट में 4000 से ऊपर लोग। आज बताइए भैया, सीसीएल का और बीसीसीएल का मेडिकल अनफिट बोर्ड बैठा क्या ना पिछले 4 साल में? एक भी नहीं। एक भी नहीं। तो भैया उन लोगों का क्या गलती? ये तो साजिश के तहत कोल इंडिया को बंद करने का साजिश रचा जा रहा है ना, कि हमको सरकारी नौकरी नहीं देना। तो 67 माइंस का नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही है जो हमारी जानकारी में है। भैया नीलामी की प्रक्रिया हो या ना हो ये तो बीजेपी गवर्नमेंट डिसाइड करता है जी। लेकिन अंदर अंदर बीएमएस वही करती है जो बीजेपी बोलता है। और फिर जब स्ट्राइक करने की नौबत आएगी तो इनको इन तक याद आएगा। आज सत्ता में होने के बाद भी 44,000 मेंबर है इनका बीएमएस का और हम सत्ता में बाहर है, कोल इंडिया से भी बाहर करवा दिए हमको जी। तब भी हम 48,000 कुछ है। और सिंगल पार्टी सपोर्टेड यूनियन है कांग्रेस। एचएमएस की तरह हम नहीं है कि बीजेपी वाले भी एचएमएस में है, माले वाले भी एचएमएस में है, क्षेत्रीय दल भी एचएमएस में है। हम सिंगल हैंडेड पार्टी की यूनियन है कांग्रेस पार्टी। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।